तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन और कॉर्प मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, मगर उसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो कॉर्प मास्टर इंसेक्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो इंसेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अगर एक मर्तबा किसी को काट लें तो वो बंदा पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाता है। मगर मोशन को वहां पर एक लड़की नजर आती है जो कि मोशन की मदद करते हुए उन सारे के सारे इंसेक्ट को अपनी सन सोर्ड टेक्निक के साथ पूरी तरह से खत्म कर देती है और उसकी हेल्प करते हुए उसे एक टोकन भी देती है कि वो आसानी के साथ कैपिटल तक पहुंच सकता है। उसके लिए बस उसे एक कैरेज को ढूंढना होगा। मगर मोशन वहां से जाते हुए कुछ अजीब तरह के पॉइजनस हर्ब्स को जमा करता हुआ जा रहा होता है और वो लिंगर को बताता है कि अगर मैं इन इंसेक्ट्स को पॉइजन दे दूं तो ये पॉइजन तेजी के साथ पीछे की तरफ फैलना शुरू होगा और वापस उस बंदे तक जा पहुंचेगा। और दूसरी तरफ हमें उस कॉर्प मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे मदर इंसेक्ट को भी बुला लेना चाहिए क्योंकि वो मदर इंसेक्ट अभी भी वहीं पे ही मौजूद है। ये कहने के साथ ही वो उसे वापस से अपनी तरफ बुला लेता है और कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस रेड इंसेक्ट ने उसे ट्रैक कर लिया है। अब हम लोग उसे जल्दी ढूंढ सकते हैं। एक मर्तबा वो लड़का मेरे हाथ आ जाए तो उसके साथ मैं उसे अपने सेक्ट में लेकर जाऊंगा, जिसके बाद मुझे मास्टर खुश होकर अच्छी रैंकिंग भी दे सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक उसके हाथ में कुछ तकलीफ महसूस होती है, जैसे कि उसके हाथ में ही कोई चीज अटैक कर रही हो। और उस बंदे को पता चलता है कि उसके हाथ में जो मदर इंसेक्ट अभी अभी गई थी वो असल में पॉइजनस थी। मोशन ने पहले ही उन नेचुरल हर्ब्स के जरिए उस इंसेक्ट की बॉडी में पॉइजन फैला दिया था, जिसकी वजह से अब वो पॉइजन तेजी से इस बंदे की बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो गया था। ये देखकर वो कॉर्प मास्टर हैरान होता है कि आखिर मेरे ही इंसेक्ट ने मुझे पॉइजन कैसे दे दिया। क्या उस लड़के के पास इस तरह की कोई एबिलिटी है कि वो मेरे इंसेक्ट्स को पॉइजन दे सकता है? वो बंदा उस पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो उस पॉइजन को अपनी बॉडी से अलग कर सके। और हमें दिखाया जाता है उस पॉइजन की वजह से उसका फ्लैश एंड ब्लड उसकी बोन से अलग होना शुरू हो जाता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और वो कहता है कि ये पॉइजन तो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तक फैलता जा रहा है। मोशन ने उस बंदे को इस तरह कंट्रोल कर लिया था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। देखते ही देखते वो पॉइजन उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज होना शुरू हो गई थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से खराब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बंदा उसी कॉफिन में ही गिर जाता है और हमें उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और हम देखते हैं कि कुछ देर तक उस कॉफिन के अंदर झटपटाने के बाद वो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है, यानी कि काम तमाम हुआ। जिसके बाद फिर मोशन भी वहां पर आ जाता है और वो उस बंदे की बॉडी को देखने के बाद उस कॉफिन का ढक्कन लगाकर उसे बंद कर देता है। मगर उसे उस कॉफिन को देखकर काफी अजीब फील होता है और वो कहता है ये कॉफिन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मगर खैर मुझे इन्हें खत्म करना होगा। ये कहने के साथ ही वो उस पूरे के पूरे कॉफिन में आग लगा देता है ताकि वो क्रीचर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में कहता है कि फार्मिस्ट ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि अगर किसी क्रीचर को खत्म ना किया जा सके तो उसे पॉइजन दे दिया जाए, इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शायद उन्होंने बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए ही ये बात कही थी। ये कहने के साथ वो लिंगर को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से उसी रास्ते की तरफ से जा रही होती है। और मोशन को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे पलटकर देखता है। उस कैरेज में मौजूद एक सोल्जर मोशन से कहता है कि क्या तुम कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे हो? तो मोशन उस लड़की का दिया हुआ वो टोकन उसे दिखाता है। मगर लिंगर कहती है कि ये कैरेज कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी लाइजो सेक्ट का है। और फिर वो सोल्जर कहता है कि प्रिंस किन प्लीज इस कार्ड के अंदर आ जाइए। तो मोशन फौरन से उस कैरेज में चढ़ जाता है और मोशन को कह दिया जाता है कि आप अंदर आराम कर सकते हैं, मगर विंग बीस्ट का ख्याल रखना और साथ में जो भी अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये सारे ही लोग एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इतने में मोशन जैसे ये एक रूम के अंदर जाता है तो वहां पर उसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं जो कि अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखकर मोशन समझ जाता है कि इस रूम में तो उसे जगह नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो दूसरे रूम की तरफ चला जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो हर तरह के लोग मौजूद हैं और इन लोगों की एज भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये सारे के सारे प्रिंस हैं तो लिंगर कहती है कि ये प्रिंस क्या होता है। इतने में मोशन वहां पे फिर एक और कमरे की तरफ जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अब अंदर क्या होगा। उसे लगा कि शायद यहाँ पे भी कोई तलवारबाजी चल रही होगी, मगर जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो भी स्टडी कर रहे हैं। वो वहाँ पे मौजूद एक बंदे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम किन मोशन है। उसका सरनेम सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग
काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़का किन फैमिली से आया है। इसके कपड़े तो देखो, ये कितने लग्जरी कपड़े हैं। ये लड़का जरूर कैपिटल सिटी से ही आया होगा और यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी फैमिली का लड़का इस मामूली से लाइफ के कैरेज में सफर कर रहा है। मगर दूसरा डिसाइबल कहता है कि जरा उसकी एज देखो तो सही, ये बिल्कुल यंग है और मुझे लगता है कि शायद ये भी किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया है। वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और अलग अलग गेस लगाना शुरू करते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से आया होगा। मगर फिर वहाँ पे एक मोटा लड़का आ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर किन, तुम इन लोगों को छोड़ो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा नाम वुई यांग है। तो मोशन कहता है कि ब्रदर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मगर वो यांग कहता है कि मुझे बताओ, क्या तुम भी कोई प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हो? तुम भी यहाँ पे किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो? लगता है कि तुम्हें एक टाई सेट की तरफ जाना चाहिए, वो यहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। मगर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग मोशन से कहते हैं कि अगर तुम वाकई में स्टडी करना चाहते हो और अच्छी रैंक लेना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तो इस मोटे लड़के से दूर रहो। ये कहकर वो सारे के सारे लोग उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर वो मोटा उन लोगों को इग्नोर करता है और कहता है कि तुम सब जलते हो मुझसे। वो मोशन को कहता है चलो हम कहीं और चल के बात करते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग कैरेज में वहीं पे बैठकर बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ हमें ग्रैनी सी को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मोशन जरा बाहर आओ और देखो कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मगर जब उसे मोशन नहीं दिखाई देता तो वो काफी उदास हो जाती है। मगर उसे याद आता है कि यही वो जगह है जहाँ पे वो हमेशा से मोशन को ट्रेन किया करती थी और उसे बहुत सारी बातें बताया करती थी और वो उसे एक ऐसी टेक्निक बताती है कि जिसके बारे में वो उसे समझाते हुए कहती है कि ये मेथड असल में एक सेंट लेवल का मेथड है जो कि हेवन हमेशा से सेंशिएंट बीइंग्स को सिखाने के लिए यूज करते हैं ताकि वो लोग इस मेथड के जरिए सेंशिएंट बीइंग्स को अपने कंट्रोल में करें और उनके साथ पूरी दुनिया पर रूल कर सके। मगर मैं तुम्हें ये वाला स्किल सिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ग्रेट जेट डीमन कहा जाता है। ये कहने के साथ वो उसे उसकी बॉडी में डाल देती है और कहती है कि कभी भी सक्सेस के लिए जल्दबाजी मत करना। तो मोशन कहता है ग्रैंडमा आप बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ग्रैनी से ये सब याद करने के बाद और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे अब मोशन की और भी ज्यादा याद आने लगी थी। जैसे ही वो विलेज से जा रही होती है तो विलेज चीफ उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम विलेज छोड़कर जा रही हो? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तो ग्रैनी सी कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैंने कब कहा कि मैं विलेज छोड़ रही हूँ। मगर विलेज चीफ कहता है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम ना खाना खा रही हो ना ही तुम ठीक से सो रही हो। शायद तुम मोशन के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई हो और उसे अब ढूंढने के लिए दोबारा से बाहर जा रही हो। ये सुनकर ग्रैनी भी मान जाती है कि वाकई में तुम सारी सिचुएशन को देख रहे हो, वैसे भी अब यहाँ पे रुकने का मेरा कोई फायदा नहीं। मगर दूसरी तरफ वो फार्मिस्ट उससे कहता है कि क्या तुम अपने इनर डीमन के बारे में भूल गई हो? अगर तुम विलेज से बाहर चले गई और उस एविल डीमन ने फिर से तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की तो फिर उसे सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कौन करेगा? और हमें बताया जाता है कि ली ट्यानजिंग ने मरने से पहले ही अपनी सोल को एक एविल सीड के जरिए ही ग्रैनी सी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था और वो एविल सीड अब ग्रैनी सी की बॉडी के अंदर आराम से ग्रो होता जा रहा है। शायद वो ग्रैनी सी की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है। मगर ग्रैनी सी फार्मिस्ट से कहती है ऐसा नहीं होगा, उसे मेरी बॉडी नहीं मिलेगी। पर फार्मिस्ट कहता है कि मुझे लगता है वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करेगा। एक मर्तबा वो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर रीइंकारनेट हो गया तो फिर देखना कि वो इस बॉडी को किस तरह चाहता है। तुम दोनों फिर एक दूसरे के लिए ही एक साथ डीमन बन जाओगे। वो हमेशा से तुम्हारी बॉडी के अंदर पनपता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं अकेली हो और उस वक्त वो तुम पर हमला कर दे और तुम शायद अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ। तो फिर तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी? क्या तुम कोई गॉड बनना चाहती हो जिसके बाद ही तुम इससे छुटकारा हासिल कर सकती हो? मगर ग्रैनी कहती है कि मैं यहाँ पे पिछले 40 साल से रह रही हूँ और 40 साल से मैं कभी भी अपने उस एविल डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ, ना ही मैं कभी उससे जान छुड़ा पाई हूँ। इसीलिए यहाँ पे रहने का फायदा ही क्या? इसीलिए मैं ये जगह छोड़कर अब जा रही हूँ। यहाँ पे रुकने की अब कोई भी वजह नहीं बनती। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर विलेज चीफ कहता है कि ये इमोशन के बगैर नहीं रह सकती और लगता है शायद ये अब उसी के ही पीछे जाएगी। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो योंगजियांग रिवर के पास में ही उस फिश के ऊपर चढ़ जाती है और अचानक उसे वहां पे वो ब्लाइंड ग्रैंडपा भी दिखाई देता है, जिस पर वो कहती है कि पकड़ लिया तुम्हें, तुम भी वहीं जा रहे हो। मुझे पता था कि मैं अकेली ही उसे ढूंढने के लिए नहीं जा रही। मगर वो ब्लाइंड मैन कहता है कि देखो मेरी आंखें हैं ही नहीं, मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? मैं तो बस अपनी आंखें वापस लेने के लिए
जा रहा हूँ और तुम मोशन के लिए परेशान मत हो, वो वैसे भी अब काफी बड़ा हो चुका है और अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकता है। और हाँ, अगर तुम मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहती हो तो मैं ये काम कर दूंगा। इतने में उसे वहां पर कोई दिखाई देता है तो वो कहता है कि सिर्फ वो देखो, वो लंगड़ा भी जा रहा है। वहां पे असल में ग्रैंडपा ग्वान मौजूद था जो पानी के ऊपर तेजी से भागते हुए जा रहा था, मगर उसे भी पता चल जाता है कि अब इस तरह भागने का कोई फायदा नहीं। मगर वो उन लोगों के सामने बहाना बनाते हुए कहता है कि वांग शेन तो चला गया है, लगता है कि शायद वो अपना एक हाथ वापस लेने के लिए गया है। जब वो वापस आएगा तो देख लेना, मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछूंगा कि आखिर उसने हम दोस्तों को अकेला क्यों छोड़ दिया। मगर उसकी बातों का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो जानता था कि झूठ के कोई पैर नहीं होते। मगर अचानक उन लोगों को वहां पर ग्रैंडपा युआनसी भी दिखाई देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये बुच्चर ग्रैंडपा यहाँ पे कैसे आ गया। वो वहां पर आते ही उन लोगों से कहता है, मुझे पता चला है कि तुम लोग भी मोशन को ढूंढने के लिए जा रहे हो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी लोअर बॉडी को ढूंढने के लिए चला जाऊं। वो लोअर बॉडी भी वहीं कहीं आसपास ही गिरी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे अपनी बॉडी के साथ दोबारा से अटैच कर सकता हूँ। और ग्रैंडपा ग्वान भी कहता है कि हाँ, क्यों ना मैं भी अपनी टांग दोबारा से तलाश करने की कोशिश करूं, हो सकता है कि मैं उसे भी अपने साथ दोबारा अटैच कर सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि उस यान कांगो ने मेरी टांग को हथौड़ा बनाकर कहीं एक साइड पर रखा हुआ होगा। और दूसरी तरफ ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि मैं तो अपनी आंखों का बदला लेने के लिए जा रहा हूं। और ग्रैंड भी कहती है कि मैं वैसे भी टियानमोसेक की एक सेंट रह चुकी हूं और मुझे टियानमोसेक के फ्यूचर के सेंट को ढूंढने के लिए उसके पास जाना तो होगा ही। ये कहकर वो सारे के सारे जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास मोशन को ढूंढने का अच्छा बहाना भी है, इसीलिए कोई भी अब हम पे उंगली नहीं उठाएगा। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ फार्मिस्ट के साथ खड़ा हुआ होता है और वो फार्मिस्ट कहता है कि लगता है कि वो ब्लैक स्मिथ सुबह सुबह ही विलेज छोड़कर कहीं चला गया है। अब बस हम 4 लोग ही यहाँ पे बाकी रह गए हैं। लगता है कि शायद इन लोगों को अब अकेले में यहाँ पे बोरियत हो रही है। और विलेज चीफ कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि लोंगशेन विलेज छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका नेचर बिल्कुल शांत है और वो तन्हाई में रहना पसंद करता है। जितने कम लोग होंगे उसे यहाँ पे उतना ही अच्छा फील होगा। ये कहने की ही देर थी कि अचानक ग्रैंडपा लोंगशेन भी बाहर निकल आता है। उसे वहां पर देखकर फार्मिस्ट कहता है, क्या तुम भी जा रहे हो? तो ग्रैंडपा लोंगशेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर फार्मिस्ट उसे दोबारा से कहता है कि मुझे बताओ तो सही यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर ग्रैंडपा लोंगशेन इस तरह दिखावा करता है कि जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा, जिस पर फार्मिस्ट कहता है, देखा तुमने इसे, ये दिखावा कर रहा है कि जैसे ये बहरा है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ही लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और विलेज चीफ भी कहता है कि हाँ, अब बाहर की दुनिया को अब थोड़ा सा सर दर्द होने वाला है। और वो उस फार्मिस्ट से कहता है कि तुम कब जा रहे हो, मुझे बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है। तो फार्मिस्ट कहता है कि बाहर की दुनिया में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं भला इस जगह को छोड़कर क्यों जाऊंगा। अगर मैं बाहर गया तो मुझे लगता है मैं अपने ही साथियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा, क्योंकि हमारे इस विलेज में सबसे खराब रेपुटेशन अगर किसी की है तो वो मेरी है। तो विलेज चीफ कहता है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी रेपुटेशन होती तो तुम कब का भाग चुके होते। ये कहकर वो दोनों के दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से उसी कैरेज को दिखाया जाता है जिसमें मोशन मौजूद था। वो कैरेज काफी तेजी से आगे जा रहा था और हम लोग वहां पर वू यांग को देखते हैं। वो एक बुक पढ़ रहा होता है और मोशन कहता है कि वू यांग ने मुझे टाई सेक्ट के बारे में बहुत सारे कोर्सेज की नॉलेज दी है और उनमें मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है वो नॉलेज ऑफ नंबर से। इनमें सर्कल सॉल्यूशन, यिन यांग फॉर्मूला और जी वुई डाओशू, ये चीजें तो सच में कमाल की हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीख लिया है। अगर मैं एक मर्तबा 5 लाइट्स को इनलाइट कर देता हूँ तो उसके साथ फिर मैं इस काबिल बन जाऊंगा कि मैं किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्मेल को दूर से ही स्मेल कर पाऊंगा और साथ में मैं 5 शाइनिंग डिवाइन ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो यांग और वो व्हाइट फॉक्स पेट भरकर वाइन पी रहे होते हैं और मोशन से कहते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे स्टडी करने की पड़ी हुई है, इसमें क्या मजा है। मजा तो है हल्ला गुल्ला करने में और वाइन पीने में। वो लोग वहां पर वाइन पीने के बाद वहीं पे ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ मोशन वो अभी भी उन बुक्स को पढ़ रहा होता है। उसे मालूम था कि उसे बहुत कुछ सीखना है, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि बाहर की दुनिया में किस तरह की कल्टीवेशन चल रही है। और दूसरी तरफ वो यांग जब वो होश में आता है तो वो और ज्यादा वाइन पीने के लिए उस जार को
लिंगर के मुंह से खींच कर निकालता है तो उसे पता चलता है कि उस जार में तो कुछ भी नहीं बचा। लिंगर ने मुंह मारकर सब कुछ पीकर खत्म कर दिया था। मगर वो मोशन से कहती है कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं, ये कौन सी जगह है। तो मोशन कहता है कि टेंशन नहीं लो, हम लोग पहुंचने वाले हैं। मगर उसे वहां पे कुछ खतरा महसूस होता है, जिस पर वो मोशन से कहती है कि यहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो लोग देखते हैं कि उस जगह बहुत ज्यादा धुंध फैलती जा रही है, जैसे कि आगे कोई ऐसी चीज है जो कि उन्हें आगे जाने से रोक रही है। और मोशन को शक होता है शायद इस धुंध के पीछे कोई चीज छुपी हुई है। और उस कैरेज को चलाने वाले लोग भी कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है, आज से पहले कभी यहाँ पे इतनी ज्यादा धुंध नहीं देखी और ना ही इस रास्ते में कोई दूसरी गुफा देखी थी। ये दूसरी वाली गुफा कहाँ से आ गई। उनके सामने एक अजीब तरह की गुफा होती है और उसके चारों तरफ अजीब तरह की धुंध फैली हुई होती है, जिससे उस गुफा के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोशन को यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उस कैरेज को चलाने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि जिससे मोशन को उस जगह को अपनी डिवाइन आइज के साथ चेक करना ही पड़ता है। और वो उसके लिए फौरन से अपनी 9 हेवन आइज को यूज करता है तो उसे नजर आता है कि उस गुफा के ऊपर लटके हुए वो छोटे से लालटेन असल में एक जायंट स्नेक की आइज हैं। और वो गुफा कोई गुफा नहीं बल्कि उस स्नेक का मुंह है। ये देखते ही मोशन उन लोगों को कैरेज रोकने के लिए कहता है, मगर इतने में वो लोग उसके मुंह के अंदर जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो स्नेक अपना मुंह जैसे ऊपर उठाता है तो वो कैरेज उन लोगों के साथ ही उस स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है। ये देखते ही मोशन अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन से उन्हें पकड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो मोटा काफी भारी होता है। मोशन उन सब लोगों से कहता है जल्दी करो, इस कैरेज से बाहर निकलो। वो उस मोटे को पकड़कर बहुत ही जोर से ऊपर की तरफ उछाल देता है और खुद भी लिंगर के साथ ऊपर की तरफ चला आता है। मगर मोशन देखता है कि वो फॉग आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है और इस तरफ लिंगर उस मोटे के मुंह के ऊपर हाथ रखकर कहती है कि प्लीज इस वक्त चिल्लाना। और यहाँ पे मोशन भागते हुए उस मोटे से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, पर वो मोटा कहता है कि प्लीज मुझे वही यंग कहकर पुकारो, मैं मोटा नहीं हूँ। पर मोशन कहता है छोड़ो इस बकवास को, चलो यहाँ से। पर वो मोटा कहता है कि नहीं, पहले मुझे मेरे नाम से पुकारो। मगर जब उसे खतरा फील होता है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा तो मोटा हूँ। इतना कहते हुए वो लोग जंगल के बीच भागते हुए उस फोग से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर उन्हें चारों तरफ एक जायंट स्नेक दिखाई दे रहा होता है। उसकी बॉडी का साइज इतना बड़ा होता है कि वो उन लोगों को चारों तरफ से कवर कर सकता है। और हम जब उस स्नेक का फेस देखते हैं तो उसका फेस भी बिल्कुल अजीब तरह का होता है। उसके सिर के ऊपर येलो फ्लावर जैसी चीज होती है। और हमें फिर वहां पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बांसुरी होती है और वो उस बांसुरी के जरिए उस स्नेक को आसानी से कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें उसका नाम बताया जाता है जियांगलिंग। वो अपने उस जायंट स्नेक के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है तो मोशन उस मोटे को अपने सिर पे ही उठाते हुए बहुत ही स्पीड के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। और उस मोटे से कहता है कि वो बंदा जो हमारे पीछे आ रहा है कहीं ये उस स्नेक का ऑनर तो नहीं है। तो वो मोटा पीछे पड़कर उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मारे गए, ये तो युलोंग मैन है, लगता है इन्होंने भी हमारे साथ गद्दारी कर दी है। तो मोशन कहता है क्या ये बंदा वाकई में खतरनाक है। तो वो मोटा उसे बताता है कि हाँ, ये युलोंग मैन का यंग मास्टर है जो कि जियांगनान फैमिली में काफी फेमस विलन माना जाता है। और इस तरफ हम लोग उस यंग मास्टर की तरफ देखते हैं, वो जैसे ही दोबारा बांसुरी बजाता है तो उसकी बांसुरी से कुछ अजीब तरह के कलर्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से पिंक कलर फैलते हुए दिखाई देता है। और उस पिंक कलर के साथ वहां पर एक अजीब तरह का पिंक फ्यूम भी आ जाता है जो कि उस जंगल में काफी दूर दूर तक फैल गया था। ये देखते ही मोशन उस बंदे को नीचे उतारता है और वो लोग एक जगह रुक कर कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। और वो मोटा कहता है मारे गए, लगता है कि वो अब और ज्यादा नजदीक आ गया है। और यहाँ पर लिंगर कहती है कि मुझे अब यहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, मगर ये स्मेल काफी अच्छी फील हो रही है। और इस तरफ वो मोटा अचानक बेहोश होने लगता है और वो कहता है कि अरे मारे गए, ये तो ड्रैगन गेट के यूनिक स्किल से इसे पाइथन इनकार्नेशन किलिंग टेक्निक कहा जाता है। उस मोटे को वहां पे अजीब तरह की बटरफ्लाइज नजर आ रही होती हैं और वो मोशन से कहता है कि प्लीज इस पिंक फ्यूम को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल मत करना, वरना तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। ये सुनकर मोशन कहता है हमें क्विकली यहाँ से निकलना होगा। ये कहने के साथ वो उस मोटे को और लिंगर को पकड़कर तेजी से उस फ्यूम से बाहर निकल आता है। और वो एक पत्थर के पीछे वो दोनों ही छुप कर देखते हैं कि आखिर वो बंदा है कौन और क्या करने की कोशिश कर रहा है। मगर वो मोटा कहता है कि ब्रदर, सच में इस मर्तबा तो तुमने मुझे एक न्यू लाइफ दिला दी है, इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपना सीनियर ब्रदर कहूंगा। और यहाँ पर लिंगर कहती है कि फ्यूम की पावर तो सच में खतरनाक है, मैं भी कुछ
कुछ देर के लिए तो बेहोश ही हो गई थी, मगर उन्हें पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर वो जायंट स्नेक उस फ्यूम के अंदर फिर रहा है। और यहाँ पर मोशन वो यंग से कहता है, मुझे यूलोंग मैन के बारे में बताओ तो सही, आखिर ये लोग किस तरह के होते हैं और ये क्या करते हैं। तो वो यांग उसे बताता है कि असल में ये लोग इस तरह के बड़े बड़े पाइथन्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी होली ड्रैगन को क्रिएट करते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि यूलोंग मैन का एंसेस्टर तो ड्रैगन्स और स्नेक्स को पालता है। और इन लोगों के सेक्ट में जितने भी पाइथन्स, ड्रैगन्स और दूसरे क्रीचर्स हैं, उन सब की बॉडीज के अंदर ड्रैगन ब्लड है। मगर जैसे ही मास्टर यानकांग ने इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो उसके बाद मास्टर यानकांग ने इन लोगों को अपने स्नेक्स और दूसरे क्रीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह दे दी थी, ताकि वो लोग उस जगह के अंदर ही रहकर अपने स्नेक्स को ट्रेन कर सके। शायद ये बंदा अपने उस स्नेक को उस जगह से निकाल कर बाहर ले आया है। तो फिर मोशन कहता है, आखिर वहाँ पे कोई गार्ड्स तो होंगे, उन गार्ड्स ने इसे बाहर आने कैसे दे दिया? क्या इस यंग मास्टर ने उन सारे गार्ड्स को मार दिया होगा? ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।